नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सोंथालिया, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, पीएलसीएससी, प्रेम लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। आज हम लोग बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हमारे साथ हमारे पुराने पेशेंट आकर्ष अनुराग बैठे हैं। इनका ट्रांसप्लांट हम लोग ने 1.5 साल पहले किया था। अब कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। अब हम आकर्ष जी से बात करेंगे। आकर्ष जी, नमस्ते, मेरा नाम आकर्ष अनुराग है। मैं रहने वाला हूँ बोकारो, झारखंड से और फ़िलहाल मैं जर्मनी में रहता हूँ, वहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। आज से कुछ 2 साल पहले 2021 में जब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए थी, तो मैंने क्योंकि कोलकाता सबसे बड़ा शहर है झारखंड के पास, तो मैंने यहाँ पे सारे अच्छे डॉक्टरों के बारे में एक लिस्ट बनाई, जिसमें सर का नाम सबसे ऊपर आया था। मैंने सारे गूगल रिव्यूज़ देखे, तो अराउंड दिसंबर 2021 में मैं पहली बार इनके क्लिनिक में आया कोलकाता में। और जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन ऑलरेडी एक पेशेंट इनके साथ के ऊपर काम हो रहा था, और मैंने और भी कुछ पेशेंट से बात की जिनके आकर्ष ऊपर। जी, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो आप पहले दिन आके आपने जो देखा कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रहा है, आपने पेशेंट से बात किया और भी 2-4 पेशेंट से आप मिले, तो ये इससे कुछ फायदा हुआ क्या आपको, ये पेशेंट लोगों से बात करके या सर्जरी देख के? अगर जरा हमारे हाँ, दर्शक लोगों को बताते। एक डर रहता है हमेशा से दिमाग में कि ये सर्जरी कैसा हो, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी से मुलाकात नहीं की थी जिन्होंने ऐसी कोई सर्जरी अपने ऊपर कराई हो। तो एक डर सा था कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होता है या नहीं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो जाते हैं। और इसलिए मैंने फिर वहाँ पे आए हुए कुछ और लोगों से मुलाकात की। मैंने उनसे सारी जानकारी ली कि वो यहाँ क्यों आए और उन्होंने यही क्लिनिक क्यों चुना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके और पहचान के लोग यहाँ पहले आ चुके थे, और सर का बिहेवियर बहुत अच्छा था उनके साथ फ्रॉम डे 1 टिल आज तक। जब भी वो क्लिनिक में आते हैं, उन्हें जब भी फ़ॉलो-अप की ज़रूरत थी, सर हमेशा फ़ोन पे या कॉल पे अवेलेबल रहते हैं। इवन जो कोलकाता के लोग हैं, वो तो क्लिनिक पे कभी भी आ सकते हैं। ये सारा ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अगर सर्जरी करवाऊँगा तो यहाँ करवाऊँगा। और फिर मेरी पहली मीटिंग सर के साथ भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझे काफ़ी बारीकी से बताया कि सर्जरी कैसे होगी, कितना देर लगेगा। हम लोग ने मैप बनाया यस। कि कितना जगह हम लोग कवर कर पाएंगे फर्स्ट सिटिंग हेयर हाँ। ट्रांसप्लांट में। अब आकर्ष जी, थोड़ा सा बताइए कि हम लोग ने जो ब्लड टेस्ट कराया, जो विटामिन्स हुँ। आपको गोलियां दी, उसके बारे में जरा सा अगर कुछ थोड़ा सा विस्तार में बता सके। तो सर्जरी के पहले एक ब्लड ब्लड रिपोर्ट आपको सर को भेजना पड़ेगा। तो मुझे वो पहले इन्होंने लेने के लिए कहा, जो मैं अपने शहर बोकारो से ही मैंने ले लिया था, और वहाँ पे सारे विटामिन्स और ये सारे टेस्ट जो होते हैं ब्लड से, उसका रिपोर्ट मैंने सर को भेजा। कुछ 1-2 विटामिन्स कमी थी मेरे ब्लड में, जिसके लिए इन्होंने मुझे फिर दवाइयाँ दी, जिससे मेरा विटामिन नॉर्मल लेवल पे आ जाए, ताकि वो ऑपरेशन में फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो। और उस रिपोर्ट के भेजने के कुछ दिनों बाद मैं वापस कोलकाता आया, और मेरा सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। सर्जरी के दिन के बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बता सके, हाँ। कितने बजे आए, क्या हुआ? बहुत विस्तार में नहीं बताना होगा, थोड़ा सा संक्षेप में ही बताएं। सर्जरी जैसे मैंने कहा कुछ सुबह 9 बजे के आस-पास स्टार्ट हुई थी। तो मुझे 8 बजे तक यहाँ क्लिनिक पे आने को कह दिया गया था, तो मैं आप 8 नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके नॉर्मल आए ब्रेकफ़ास्ट करके और मैंने। कुछ दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, पेन किलर आपको सर्जरी के पहले खाना था, वो आप खा के आए। हाँ, सर्जरी के 1-2 दिन पहले से कुछ दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, 1-2 ज़्यादा नहीं, वो आपको सुबह में लेना था ब्रेकफ़ास्ट के बाद। फिर मैं यहाँ 8 बजे पहुँचा, फिर मेरा एक बीपी टेस्ट हुआ, और फिर मुझे डायरेक्टली ओटी में ले जाया गया, जहाँ पे पहले तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद मुझे उल्टा लेटा के मेरे डोनर एरिया से, इसे डोनर एरिया कहते हैं, पीछे माथे के पीछे वाले हिस्से को, वहाँ से 2-3 स्ट्रिप निकाला जाता है, जिसमें से 2-3 ग्राफ्ट। सेगमेंट्स, एक स्ट्रिप में हमारे 4 सेगमेंट्स निकलते हैं। हाँ, उतने सेगमेंट में से ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं, फिर वही आपको हम ग्राफ्ट्स। लोग ने पूरा प्रोसेस दिखाया, जैसे मैं आपको जिसको वॉक थ्रू बोलते हैं, हुँ। कि जब हार्वेस्ट हो गया तो मैं आपको साइड में ले जाके दिखाया कि कैसे हम लोग ग्राफ्ट बनाते हैं, यस। कैसा कोल्ड लाइट होता है, कैसे स्लीवरिंग किया जाता हुँ। है, कैसे मैग्निफिकेशन यूज किया जाता है, कैसे अंडर वाटर उसको स्लीवरिंग किया हुँ। जाता है। तो ये सब बारीकियां हुँ। हैं, जो हम ये जितना बारीकियों को ऑनर करेंगे, जितना हम इनको रिस्पेक्ट देंगे, हमारा रिजल्ट उतना ही हाँ। अच्छा होगा। यस।
तो उससे आपको एक आइडिया भी हुआ, एक पेशेंट को एक आइडिया होता है कि क्या किया जा रहा है, नहीं तो वो अंधकार में रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। और अगर हम लोग जरा सा एक पढ़े लिखे पेशेंट को ये सब दिखाते हैं तो इससे पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ। हम लोग सर्जरी कितने बजे तक खत्म किए, उसके बाद जरा सा अगर थोड़ा बताएं। सर्जरी खत्म होते-होते लगभग शाम के 4 से साढ़े 4 हो गए थे। उसके बीच में हम लोग ने आपको खाने के लिए हाँ, बाहर बीच में एक निकाला। थोड़ा देर का लंच ब्रेक था 15-20 मिनट का और उसके बाद मैं फिर जब 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास सर्जरी खत्म हुई, तो दर्द का तो एहसास बिल्कुल उस समय होता नहीं है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर अच्छे से रहता है और अगले भी 2-3 दिनों तक उतना कुछ स्ट्रॉन्ग असर नहीं रहता है उसका। बहुत अगर थोड़ा-सा कुछ पता भी चलेगा आपको तो जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे होगा बट दैट इज़ क्लोज़ टू नेग्लिजिबल क्योंकि मैं अगले और 2 दिन ये बाद बहुत जरूरी है आकर्षी है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सब बहुत डरते हैं। हुँ, जो 2-3 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट पूछता है कि दर्द कैसा होता है। हुँ, तो जो फर्स्ट टाइम करा रहे हैं उनके लिए दर्द बहुत बड़ा हुँ, फैक्टर होता है। तो अगर आप ये बता सके दर्द के बारे में हुँ, हमारे हाँ। दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा। दर्द के बारे में तो मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सर सारा ध्यान रखते हैं ताकि इवन बिफ़ोर ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन कि आपको जो दवाइयों की ज़रूरत है वो सब आपको प्रिस्क्राइब किया जाए और दर्द तो मुझे जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक जहाँ पे बस वो जो स्टिच होता है वो कुछ दिन पता चलेगा एक माइनर सा बट इतना भी नहीं क्योंकि मैं 2 दिन बाद आराम से मैं फिर अपने क्लासेस वगैरह कर पा रहा था। बस हेडफ़ोन आपको नहीं लगाना है, जो आपको सारे सर सब कुछ बताएँगे क्या नहीं करना है, क्या करना है। लेकिन दर्द के लिए तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मतलब उसके लिए सर पूरा ध्यान रखते हैं आपका और इवन आफ्टर दैट मतलब जब स्टिच वगैरह कटना हो या कटवाना हो तो आप जहाँ आप चाहें तो वापस इसी क्लिनिक में आ सकते हैं, वो भी हो जाएगा या आप बाहर से करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है, वो आपके मन पे है। लेकिन दर्द के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को लेके आप बिल्कुल ना डरें। आप बाकी और भी कुछ रीज़न हो सकता है जो आप सोचें बट दर्द को लेके बिल्कुल ना सोचें। एटलीस्ट इस क्लिनिक का तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अच्छा, आपकी ध्यान एक रखी चीज जाएगी। और बताइए आकर्ष जी हमें कि एक तो पेन लेके सबका प्रश्न रहता है, दूसरा प्रश्न सबको ये डर लगता है कि हम लोग ने हेयर ट्रांसप्लांट किया और वो 6 महीना 1 साल 2 साल में वो गिर गए। तो इसको लेके अगर आप दर्शकों को कुछ बता सके कि हाँ। आप किस तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ये बाल नहीं गिरेंगे। हाँ, तो मैं जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही मैंने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की थी। मैंने रिज़ल्ट्स लिया था उनका रिज़ल्ट देखा था उनका और उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा था और ऑपरेशन के पहले सर भी आपको बताएँगे कि हाँ, कितने ग्राफ्ट्स आपके लगाए जा रहे हैं और इसमें से कितने परसेंट सक्सेसफुली वहाँ रहेंगे। ये आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं। ये नहीं कहते हैं कि हाँ, 100 के 100% रह जाएँगे, बट क्लोज़ टू 90-95% आपके ग्राफ्ट्स अच्छे से रहेंगे और जो मैंने अपने रिज़ल्ट से खुद देखा है, अब 1.5 साल हो चुका है और अब अगर मतलब जब मैं और आप सबको उसके बाद भी आप सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाल पे जेल या कुछ वैक्स जो वगैरह आप नहीं एक कर सकते। कॉमन प्रश्न हम लोग से पूछा जाता है कि ये हेयर क्यों रहेंगे, क्यों गिर जाएंगे, तो हम लोग हर समय, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम लोग हर समय ये बोलते हैं कि हम लोग परमानेंट डोनर साइट से लेते हैं, जहां से हेयर फॉल नहीं होता है। सारे जिंदगी में जहां से मैक्सिमम 10 से 15% हेयर फॉल होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स हो सकता है कि 10-15% हेयर लॉस हो, जो हम लोग पीछे से ले रहे हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली परमानेंट डोनर साइट है। इसीलिए यहां से लिए हुए हेयर प्रैक्टिकली नहीं गिरते, अगर गिरते भी हैं तो 10-15% से ज्यादा ये नहीं गिरते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट प्रोसीजर है। जो हम लोग विग पहनते हैं, हेयर पीस पहनते हैं, इनका बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। इनसे इनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, देखने में भी नेचुरल नहीं लगता है, आप कॉन्शियस भी ज्यादा होते हैं। सो अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र प्रोसेस है जो परमानेंट प्रोसेस है। हाँ, हो सकता है समय के साथ 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद थोड़ा सा डेंसिटी कम हो, क्योंकि पीछे से 10-15% हेयर फॉल होता है, लेकिन फिर भी यही एक परमानेंट सोल्यूशन है। हाँ। अब तो आप जर्मनी में रहते हैं, तो कुछ बताएंगे कि आप दवाई किस तरह से, जैसे हम लोग ने आपको 12 महीने तक दवाई लेने को कहा, तो वो आप कैसे मैनेज किए, क्योंकि जर्मनी में तो दवाई बहुत हुँ। कॉस्टली है, तो आप कैसे मैनेज किए। तो जाने से पहले ही मैंने सर से एक बार मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि आप कितने देर के लिए जा रहे हैं, उतनी दवाई लेके जाएँ क्योंकि दवाइयाँ जैसे सर सो ने कहा आपने सारी दवाइयाँ कैरी हाँ, की मैंने यहाँ 1 से, डेढ़ साल तक के लिए आपने सारी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ कैरी किया, तो आपको कुछ कस्टम्स में प्रॉब्लम नहीं हुआ।
हाँ, कुछ दिक्कत नहीं आपने हुआ कभी लोग। प्रिस्क्रिप्शन कैरी किया और वो दवाइयाँ कैरी की हाँ, और वो दवाई आपने एकदम रेगुलरली Regular, रिलीजियसली आपने यस, यस, 12 महीना खाया। हाँ, हाँ, सो अब हम लोग देख सकते हैं कि वो फॉलो अप में आए हैं हमारे पास, करीब 2 साल होने को आया और आप पीछे देख सकते हैं उनका प्री ऑपरेटिव फोटो और उनको हमारे सामने देख सकते हैं। वो अभी बोकारो आए थे जर्मनी से, तो वो इस सूत्र से दिखाने भी चले आए मेरे पास। जिस तरह से आज हम लोग एक पेशेंट लेके आपके सामने आए हैं, उस तरह से फिर हम लोग और पेशेंट लेके लिए नमस्कार।